नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह होगा संप्रभुता। राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य इन तीनों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे कि वर्ष 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(3) इसलिए कूट 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस शासन पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3।
लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2. भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। 3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है। या 4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निदेशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। भारत में विधि का शासन, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य का आशय है राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य में उदारवाद और समाजवाद को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ध्यातव्य है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण उपयोगितावाद की विशेषता लक्षण है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। इसके अनुसार राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करेगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। अगला प्रश्न, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद भी कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर है ए, कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी धारणा की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र का आशय है शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र, जिसमें राजसत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये जनप्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण और शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव समय समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर हटा देती है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक को समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतंत्र नागरिकता एवं बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। अगला प्रश्न, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, भारत के संविधान से। राज्य और केंद्र को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय प्रणाली का स्रोत उनका संविधान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि अन्य के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अनुन्य राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा।
ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं। ए, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्य और संघ के अपने अपने अलग संविधान हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। अगला प्रश्न, मिथक और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हार्बर्ट साइमन। हार्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और एफ डब्ल्यू रिंग ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता का एक सामान्य अर्थ यह है कि रंग, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। अगला प्रश्न, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्न में से कौन सी विशेषता समान है? अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 3, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। किसी भी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है।
जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। अगला, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 1950, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। अगला प्रश्न, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो यह किया गया है 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ, वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 24 तिल्लियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु? तो यह होगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प? ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम निलिम्बो न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो यह होगा ऑप्शन सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र प्रतीक है न्याय का, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है।